हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। आज हम लोगों का जो सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र स्टार्ट होने वाला है और इसमें हम अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछे हुए में भी जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ऐसे प्रश्न का ये कलेक्शन है और यह जनरली मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है और हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर ऐसे प्रश्न के संग्रह को आप तैयार कर लेते हैं तो शायद आपको इस पेपर के इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं के बराबर छूटेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको टेस्ट वाइज में बांट देते हैं और पहला टेस्ट हम लोगों का जो है 50 क्वेश्चंस का होगा। अगर आप लोग कहें तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको 100 क्वेश्चंस का सीरीज बना लें, तो देख लेंगे आप जैसा सहूलियत महसूस करेंगे उस हिसाब से कर लेंगे। तो आज हम लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है और इसमें हम लोग लगभग 500 क्वेश्चंस टारगेट किए हैं कि करना है। 500 क्वेश्चंस टारगेट किए हैं करना है और ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं समझना है कि सर जो है एक मॉडल क्वेश्चन नहीं, ये सारे का सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। लेकिन प्रीवियस में भी इस क्वेश्चंस की अपनी एक लेवल है, अपना एक कैपेसिटी है। तो हम चाहते हैं कि आप इस प्रश्न को 1 से 2 बार रिवीजन कर लें और उसके बाद पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आकर इसको डाउनलोड करके इसका रिवीजन करें। आपको बहुत ज़्यादा सफलता में सहयोग करेगा। तो मैं सबसे पहले ईश्वर से यही शुभकामना करना चाहता हूँ कि आप जो मंजिल को लेकर अभी जो चैनल पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो आप लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं ईश्वर से कामना करना चाहता हूं कि आप उस मंजिल को प्राप्त करें। ईश्वर आपके ज़िंदगी में बहुत सारी शुभकामनाएं, खुशी दे, आप ज़िंदगी में पूरे खुश रहें, माता पिता का सम्मान करें, इज्जत करें, अपने गुरु का कद्र करें और उनका मान सम्मान बढ़ाएं, ऐसा मैं चाहूँगा। और ज़िंदगी में कुछ भारत को देकर जाने से पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहला सीरीज से, पहला टेस्ट से समय को व्यर्थ किए पहला क्वेश्चन शुरू करना चाह रहे हैं। तो अभी जो है बाय बबलू सर, अभी आप बबलू सर से पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे। और ये पर्यावरण बड़ा ही बेस्ट चीज़ है। तो हम लोग थोड़ा सा 50-50 क्वेश्चंस को थोड़ा सा ही करते चलेंगे, अच्छा रहेगा। सीरीज चूँकि 50 का टेस्ट देने में अच्छा रहता है। तो द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आप लोगों का स्वागत करता है, लेकिन ये चैनल आपका घर है, इसीलिए इसमें स्वागत की कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि आप मेरे दिल का टुकड़ा हैं तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिल में आमंत्रित करता हूं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है देखेंगे तो वो शुरू होता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पहला प्रश्न है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं चाहता हूं पहले इस प्रश्न को मैं आपको समझा दूं। पर्यावरण का मतलब होता है परिजोर आवरण, जो हमारे चारों ओर उपलब्ध है, चाहे भूमि है, जल है, पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, जो भी चीज़ हमारे चारों ओर है उस सभी चीज़ों को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम पेड़ पौधे जीव जंतु की बात करें, इसमें भौतिक भी है, जैविक भी है, सांस्कृतिक भी है, ये सभी चीज़ों को पर्यावरण कहेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वृक्ष भी है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, मेरे आसपास कई सारे बेंच है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं मेरे सामने में, तो ये सभी जो है हमारे आसपास में फैन है, कुर्सी है, टेबल है, ये सब एक पर्यावरण का स्वरूप ही देखने को है। मिट्टी है, जल है, तो ये सभी चीज़ है। तो हम अगर देखें, अगर ये सभी पर्यावरण है, क्योंकि हमारे चारों ओर जो आवरण है यही पर्यावरण है। तो जैविक, भौतिक और सांस्कृतिक चीज़ों का या अभौतिक चीज़ों का जो अजैविकीय चीज़ है, ये सभी संग्रह पर्यावरण कहलाता है। तो आप ऑप्शन पढ़ें, भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, ये सभी हमारे चारों ओर जो है पर्यावरण है। बिल्कुल सही है, ये है। क्या सभी दिशाओं का जो योग है व्यक्ति को एक बिंदु पर घेरे हुए है? बिल्कुल सही बात है। अभी हम एक बिंदु पर हैं, हमारे चारों ओर से जो हमें घेरा हुआ है ये सभी का सभी पर्यावरण है। अगर मैं तीसरे बात करूं, जो भौतिक है, जैविक है, सांस्कृतिक है, ये सभी का सभी चीज़ जो है पर्यावरण ही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका उत्तर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण किससे बनता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी जस्ट बताया था मैंने।
उसमें जैविक चीज़ तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, और जैविक भी होगा। जिसमें जान होगा उसको जैविक कहेंगे, जैसे कुत्ता, जानवर, पशु, पक्षी, ये सब जीव जैविक है, पौधा भी। लेकिन अजैविक जिसमें जान ना हो, जैसे मिट्टी है, बेंच है, डेस्क है, तो ये सब अजैविक है। और भू आकृति घटक, बिल्कुल ये भी सही है। तो आप देखेंगे यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसका उत्तर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। वह जो प्रतिवेदन था उसका ये प्रोस्पेक्ट है कि क्या था। ये था आवर कॉमन फ्यूचर। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो धारणीय विकास है इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को हिंदी में सतत विकास कहते हैं। सतत विकास, धारणीय विकास और इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्ज़ाम हॉल में ये बड़ा प्यारा प्रश्न आज के समय में बन चुका है एग्ज़ाम में। ये होता क्या है पहले इसको समझते हैं। तो धारणीय विकास ये होता है कि कोई भी संसाधन को पर्यावरण के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप उपयोग करिए और अपने भावी पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के जेनरेशन के लिए उसको बचा के रखिए। ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या धारणीय विकास कहते हैं। मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। यदि मैं किसी संसाधन का उपयोग करता हूँ तो करूँ, लेकिन उससे पर्यावरण का नुकसान ना हो और आने वाले जो हमारा भविष्य पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए भी हम बचा के रखें उस चीज़ों को। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि हम किसी कीमत पर विकास करें। ऐसी विकास का क्या मतलब जब इस सृष्टि का ही सृजन नहीं रह पाए या सृष्टि ही विनाश कर जाए, तो ऐसा विकास करके क्या मिलेगा? जरा सोचो आप काफ़ी विकास कर जाओ और उसके बाद उसके उपरांत कुछ मिलेगा ही नहीं परिवार को, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो धारणीय विकास, ये जो रिपोर्ट आया था आवर कॉमन फ्यूचर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने प्राकृतिक संसाधन कहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि धारणीय विकास पर्यावरण की बात करता है और पर्यावरण मतलब प्राकृतिक संसाधन से हम जोड़ सकते हैं। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोलियम, अगर मान लो आज हम सारा पेट्रोल यूज़ कर लें, बाकी जो अब पेट्रोल रहेगा ही नहीं, तो पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ी है तो हमारा जनरेशन उसका क्या करेगा? अचार डालेगा क्या? नहीं डालेगा ना। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को हमको बचा के रखना होगा। उस पेट्रोल का थोड़ा हम भी उपयोग करें, थोड़ा सा आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें, तभी तो हमारा ये होगा। तो ऐसी चीज़ें, प्राकृतिक संसाधन को हमको अपना भी यूज़ करना है, भावी पीढ़ी के लिए भी रखना है। तो इसको हम लोग कहेंगे ऐसा विकास धारणीय या सतत विकास कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा ए। सतत विकास के लिए आवश्यक है, जो सतत विकास है उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए क्या जैविक विविधता का संरक्षण? बिल्कुल। देखो, जैविक विविधता होनी चाहिए। अगर नहीं रहेगा, अगर किसी एक जीव की अधिकता हो जाएगी तो वो स्वतः ऑलरेडी ही विनाश हो जाएगा। अगर आपके मन में यह आता होगा कि इस धरती पर सिर्फ मानव हो जाए, बाकी कुछ रहे ही नहीं, तो मानव ऑलरेडी विनाश हो जाएगा। मानव को विनाश करने को किसी की ज़रूरत ही नहीं, खुद तो विनाश कर लेगा वो अपना। तो हर जीव को रहना चाहिए धरती पर, उसको बैलेंस करने के लिए, और हर जीव का ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, तो हमको लगता है कि दुनिया में सिर्फ हमारी ज़रूरत है। नहीं, मेरा ज़रूरत तभी है जब आप मेरे लिए रहोगे, तभी मेरा ज़रूरत है। जब आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या काम? कोई काम नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या प्रदूषण का निरोध करना? बिल्कुल। आप जो भी प्रदूषण है उसको नियंत्रण करिए, कंट्रोल करिए, ये भी हमारा सतत विकास का काम है। निर्धनता घटाना, बिल्कुल ऑब्वियसली, और प्रत्यक्ष रूप से गरीबी को भी कम करना है, क्योंकि अगर हम गरीब हैं तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ हम लकड़ी वगैरह जला के भोजन बनाएंगे, तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं हम दूषित तो थोड़ा बहुत करेंगे ही। लेकिन अगर हम थोड़ा भी संसाधन से संपन्न होंगे तो एलपीजी वगैरह, गैस वगैरह सब यूज़ करेंगे। तो सतत विकास के लिए जो आवश्यक है, ये सभी का सभी चीज़ आवश्यक है। ऑल ऑफ दीज जरूरी है, याद रखेंगे। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझा चुका हूँ। क्या होता है? अपने भविष्य के पीढ़ी के लिए अपनी संसाधन को बचा कर रखना और पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपना विकास करना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखेंगे। अगला है प्रश्न, अधोलिखित में से, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के
कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। इसमें से कौन सी ऐसी घटना है जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वातावरण में नहीं बढ़ाता? बड़ा इजी प्रश्न है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कम ही करता है, न कि बढ़ाता है। यहाँ उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है, मन में आता होगा? तो पौधे की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन आपके सामने में। अगर आपने जल चक्र मारा है तो बिल्कुल सही है, जल चक्र जो है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। वायुमंडल की अगर नमी है उसी जैसा नमी की मात्रा होगी उसी हिसाब से वर्षा होगी। तो अगला प्रश्न है, बिल्कुल बी उत्तर सही है, टेंशन ना ले, बिल्कुल सही है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी पौधे को एक जगह सुखाड़ के हम दूसरे जगह जाके उसे रोपते हैं और वो कभी कभी नहीं लगता है या बढ़ता नहीं है, वो सूख जाता है, डैमेज हो जाता है। ऐसा क्या कारण होता है कि उस पौधे को एक जगह से जब उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं तो वो सूख जाता है, वो डैमेज हो जाता है? ऐसा क्या कारण है? यही प्रश्न है, उसका ऑप्शन आपके सामने है। एक्चुअल में जब हम उसे निकालते हैं तो उस पौधे का मूल रोम नष्ट हो जाता है, उस पौधे का मूल रोम नष्ट हो जाता है, उसकी जड़ें। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ के लगाते हैं तो उस पौधे का मूल रोम बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारे चारों ओर जो गैसीय आवरण है इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत इजी प्रश्न है, मतलब क्या करेंगे, पूछा है तो मेरा काम है आप लोगों के लिए लाना, ठीक है। वायु क्या है ये तो आपको पता होगा, ये एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कई सारे चीज़ हमारे वातावरण में होते हैं। तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है, याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? जो सूखा ड्राई हवा होता है, भाई शुष्क हो या कोई, 78% नाइट्रोजन होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% है, याद रखेंगे, वेरी गुड। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं जाती है? इसमें से कौन सा जो है जो हमारे वायुमंडल में नहीं मिलता है? 6 नोबल गैस है। हम ये सब आपको सारा प्रश्न करवा चुके हैं। केमिस्ट्री का जो हमने 6 वीडियो में कंप्लीट कराया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 6 वीडियो में मैंने पूरे केमिस्ट्री करवाया, उसको जाकर आप देखें। केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट होगा, उसको खोल लें और 6 वीडियो लगा लें। केमिस्ट्री से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, प्रीवियस सेट लगाने में, एग्ज़ाम हॉल में बहुत राहत मिलेगा। तो कौन सा ऐसा है जो कि वातावरण में, वायुमंडल में नहीं है? अगर आपने रेडोन चुना है, रेडोन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, कौन चीज़ का मात्रा वातावरण में सबसे ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन का वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा है, 78% मात्रा है, बिल्कुल सही है। अगला है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो आपको पता है, उसको हम लोग नाइट्रोजन, 78% जो है इसकी मात्रा होती है, 78% इसकी मात्रा होती है। तो 78%, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए, अगर इस धरती से पेड़ पौधे को ख़त्म कर दें हम, तो किस गैस की कमी हो जाएगी? भाई इसी पेड़ पौधे के कारण तो हमें ऑक्सीजन मिलता है और धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे? यहाँ अचार डालेंगे। तो पेड़ पौधे से हम हैं और हमसे पेड़ पौधे होनी चाहिए, लेकिन हम बहुत स्वार्थी इंसान हो चुके हैं। हम लोग पेड़ पौधे को सिर्फ कटाई करते हैं, दोहन कर रहे हैं, इसका संरक्षण और संवर्धन पर हम ध्यान नहीं दे रहे। हम बिल्कुल सारे काम सरकार पे छोड़ दिए और सरकार भी जो लगाए उसको भी हम उखाड़ के बर्बाद कर दें। तो ऐसा ना करें। मैं आज एक संदेश छोटा सा इस बीच में 2 सेकंड का मैं देना चाहूँगा।
आप जब भी कोई ओकेज़न, कोई खुशी का चीज़ मनाते हैं अपने लाइफ में, तो उसमें आप वेस्टेज, कोई फॉग वगैरह सब जो यूज़ करते हैं, उस पैसे के का अगर आप एक पौधा ले आएँ और उस प्लांट को, जैसे आपका बर्थडे होता है उसको विशेष करते हैं, या कोई तरह का ओकेजन, मैरिज एनिवर्सरी करेंगे, कोई बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, किसी तरह का ओकेजन आप करते हैं, तो आप सोच लीजिए हर ओकेजन में हम एक प्लांट 20 रुपया या 10 रुपया या 25 रुपया का खरीद के लाएंगे, और किसी अपने भूमि में है तो अपना भूमि तो अपने में लगाएंगे, अगर नहीं है तो किसी ऐसे जगह लगा देंगे जिसका बेनिफिट सभी को मिल सके। अगर आप इतना कर सकें तो हमें लगता है कि आप पर्यावरण को नहीं, आप खुद को संरक्षित करते हैं, अपने परिवार, अपने पीढ़ी के लिए संवर्धित करते हैं, ठीक ना। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमसे जो 3 जनरेशन 2 जनरेशन, कितने हम लोगों का चिंता करते थे, हम लोगों के लिए आम वगैरह वगैरह लगा के जाते थे। हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि हम लोग सोचते हैं कि आम लगाएंगे तो हम तो खाएंगे नहीं, जब हम खाएंगे नहीं तो हम क्यों लगाएं। तो ऐसा स्वार्थी ना हो, ऐसा करें, पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और हमारे वातावरण के सारे दूषित चीज़ों को, प्रदूषित चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। तो पौधा, प्लांट हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं तो ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप साइंस में आस्था रखते हैं तो ज़रूर लगाना चाहिए। आप किसी दृष्टि में आस्था रखते हैं तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ें। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? पेड़ पौधे का नहीं है, ऑप्शन आपके सामने में है। पेड़ पौधे कौन सा काम इसमें से नहीं करता है? बहुत इजी प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि वायु का प्रदूषण करना एक पेड़ पौधा नहीं करता है। वृक्ष जो है क्या वायु को प्रदूषित करेगा? नहीं, ये तो प्रदूषण को कम ही करेगा, प्रदूषित थोड़ी करेगा। ये काम पेड़ पौधे का नहीं है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा एक काम पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ऐसा प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न का अटेम्प्ट करें, सुरक्षा से नहीं है। अगर आपने गरीबी को कम करना तो बिल्कुल सही है। क्या गरीबी कम करना पर्यावरण सुरक्षा से है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो है, लेकिन एक्चुअल में 4 में से हमको चुनना है, तो गरीबी कम करना पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही है। अगला है अपक्षय का विचार संबंधित है, बिल्कुल। तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टान को सूक्ष्म कणों में तोड़ कर विभक्त करता हो, ऐसे घटना को अपक्षय की घटना कहते हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य में आप ये देखेंगे, ये प्रश्न अब आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सतत विकास का जो रिपोर्ट है ये बदलते रहता है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इस प्रश्न का नंबर आप अपने में इंक्लूड कर लें, और आप जब भी ऐसे पढ़ें करंट अफेयर्स तो उसमें ये अपडेट करके रखें, क्योंकि अपडेशन होते रहता है। ये प्रश्न का नंबर आप इंक्लूड कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य, देखेंगे ये जो है ये रिपोर्ट भी आपके लिए ज़रूरी, समय के साथ बदलते रहता है, ये भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और एक्चुअल में ये भी नंबर आप ऐड कर लें, चूँकि दायरा से थोड़ा बाहर का चीज़ हो गया, लेकिन ऐसे उत्तर इसका गुजरात हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गुजरात, वैसे वर्तमान में भी गुजरात ही है, लेकिन ये बदलते रहता है, मैं बता दूं ये बदलते रहता है। अब जिसका सस्टेनेबल सतत विकास में नंबर 1 पे रहेगा, आप रिपोर्ट देखते रहेंगे थोड़ा करंट अफेयर्स का, तो ये प्रश्न का भी नंबर आप अपने में इंक्लूड कर लें। नीति आयोग द्वारा इसमें 4 प्रश्न हम लोग अभी ले लिए हैं करंट का, ठीक है ना, क्योंकि ताकि आपको ये पता चले कि पर्यावरण के किस कंटेंट को हम पर्यावरण का पढ़ने वक्त ध्यान रखें, इसीलिए हमने इसको लिया है, ठीक है ना, ताकि आपको ये आइडिया चल जाए कि अच्छा इस बात को भी ध्यान रखना है करंट अफेयर्स में। तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार, बस यहाँ 19 है तो कह देगा 23 के अनुसार, तो इस तरह का रिपोर्ट आते रहेगा। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिल्कुल अच्छा है, तो वैसे तो केरल राज्य है 19 के हिसाब से, तो ये अपडेट रिपोर्ट में अगर आपका ये सही नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लें, ये नंबर आप इंक्लूड कर लें, तो 3 मार्क्स आपको यूँ ही मिला। लेकिन यहाँ से अगर आपका सही होगा तभी आप नंबर की इंक्लूड करिएगा। धारणीय कृषि का
अर्थ है। धारणीय कृषि किसको कहते हैं? बिल्कुल सही है। भूमि का इस तरह से यूज करिए कि उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। ऐसा नहीं कि उसका उपज करके उसको बंजर बना देते हैं, इतनी उसमें यूरिया खाद देकर उस मिट्टी को बंजर बना दें, ऐसा नहीं। इस तरह से उस भूमि का यूज़ करिए कि जैसे लग रहा हो कि वो आपका बॉडी है, उस तरह से उसका दोहन करिए, ठीक ना। तो मतलब उसकी गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर सी आपको सही है उत्तर इसका। रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, और रियो डी जेनेरियो में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो ऑप्शन है किस मुद्दा से संबंधित और किस बातों से। तो आपका जो है इस प्रश्न को अगर आप हल करेंगे तो आप देखेंगे ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन पर था। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था, और ये ब्राज़ील में पड़ता है। याद रखेंगे ये ब्राज़ील में पड़ता है, और ये किया गया था कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया था। बहुत अच्छा है। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब? देखिए पृथ्वी सम्मेलन जो पहला हुआ था वो 1992 में हुआ था। अब +5 कहा तो 92 में 5 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 97। तो 1997 हो जाएगा। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ये इसका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट में नीरी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है आपको नागपुर में है, और इसकी आपको बता दें ये नागपुर कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नागपुर में है। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। याद रखेंगे इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अभी अगला प्रश्न, तो नागपुर तो सही है। अगला प्रश्न वही आ गया कि नीरी की स्थापना कब और कहाँ? तो 1958 में नागपुर में। बिल्कुल सही है। NEA का फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए NEA का क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वेरी गुड। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नैरोबी में पड़ता है, केन्या। नैरोबी केन्या में पड़ता है। तो UNEP बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म पूछता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कब हुआ, ये भी पूछता है 1972। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में पड़ता है ये। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नैरोबी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। EPA का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत अच्छा। EPA का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी अटेम्प्ट किया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? बहुत अच्छा है। चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में पर्यावरण का जो है चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो अगर आपने नैरोबी केन्या अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है, नैरोबी केन्या। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। बिल्कुल हुआ। पर्यावरण से संबंधित संरक्षण अधिनियम पारित जो हुआ वो ये पूछ रहा है किस ईस्वी में? तो 1986 में हुआ था। ऑप्शन बी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब इसको और कुछ किसी नाम से हम लोग जानते हैं। बिल्कुल, इसको छाता विधान भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, छाता विधान। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
जो भारत सरकार द्वारा स्थापित है, इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में हुई थी, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने ये कहा कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक शामिल न होगा, ये बात गलत है और ये बात आपको ज़रूरी भी नहीं है। इस नंबर को आप अपने में इंक्लूड कर लें, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, उस समय ये चर्चा का विषय था। तो अब ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इस प्रश्न को आप इंक्लूड कर लें। आपको 4 नंबर आयोग के द्वारा फ्री में मुफ्त मिला है, ठीक ना। इको मार्क इन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ये बहुत इजी प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। इको मार्क ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो अगर आपने पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भावना, तो बिल्कुल आपका सही है, मैत्रीपूर्ण भावना, ऑप्शन सी। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? बहुत अच्छा है। इसको गति मिले, इसका लेखक कौन है? मैं इस प्रश्न को फिर से पढ़ना चाहूँगा। 1962 की बात हो रही है और आप इसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसका लेखक पूछ रहा है। पर्यावरणीय आंदोलन की गति, इसको गति मिला, इसका लेखक कौन है? तो बिल्कुल रेचल कार्लसन हो जाएगा, रेचल कार्लसन, बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न से पहले मैं 2 मिनट का आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि संदेश ये है कि आप अभी मेहनत काफ़ी जतन से कर रहे होंगे और टेस्ट में हो सकता है मन भी थोड़ा बहुत ना लगे, तो फिर भी मन में ये सोच के देना है कि बस हमको 6 महीना पढ़ना है, 5 महीने पढ़ना है, इस तरह से कि लंबा समय पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि कम ही समय थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेना है। और देखिए, अगर आज मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। लड़का इधर उधर ध्यान देता है, ये सेटिंग कराना है, उस पर कराना है, इधर, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा, होता भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप इस सब बातों पर ध्यान देंगे तो आप, चूँकि पढ़ने वाला जो नहीं है वो आपको डाइवर्ट करने में लगा हुआ है, आपको डाइवर्ट करेगा और आप डाइवर्ट हो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका भी दिमाग उस दिशा में काम करने लगेगा। ज़रा सोचिए, ऐसा कुछ नहीं। और अगर मान लो कि होता भी है, तो क्या हम लोग जितने गरीब हैं, क्या हमारे बस की बात है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख देना किसी को? नहीं बस की बात है। और अगर दे भी दें तो 12-15 लाख देकर नौकरी करना कहाँ से बुधियारी होगी हमारी? तो ये बुधियारी की तो बात है नहीं। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तभी ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम करेंगे कि 15-20 लाख टका खर्च करके और नौकरी करेंगे, मतलब नौकरी करने के लिए हम 20 लाख दें। तो इसलिए उसी रुपया में से आप 25-50 हज़ार अपने ऊपर खर्च कर लीजिए, जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व विकास हो जाएगा और आप में नॉलेज की जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो कई सारे रोज़गार आपके आगे पीछे काम करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, पहला। दूसरा नंबर में मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि मतलब अगर पलक को भी झपके तो पता नहीं चलेगा कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 साल की जो उम्र है, जो 100 वर्ष था, फिर 60 वर्ष पर हम लोग आ गए, इतनी छोटी उम्र हमारी है और उस उम्र में हम जो किसी का हमेशा द्वेष देखते हैं, किसी का बुराई चाहते हैं, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो हम ये चाहते हैं, हमारे पास 2 रास्ता है, किसी का अच्छा सोचना, किसी का बुरा सोचना। तो बुरा सोचने से हमें कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, हमारा कोई लाभ होगा नहीं। और यदि हम उसका अच्छा सोचते हैं तो हमें लाभ है। लाभ यही है, आज न कल उसे हम महसूस होंगे, आज न कल वो हमें समझने का काम करेगा। तो इसलिए जब ऐसी बात है तो हम किसी का बुरा क्यों सोचें। तो आज के बाद मन में इतना प्रतिज्ञा कीजिए कि हम कभी भी किसी का आगे से बुरा कभी नहीं सोचेंगे, और कोई बुरा कर भी देगा ना तो 1-2 बार उसे इग्नोर कर देंगे, माफ़ कर देंगे। और ऐसा आपसे जूनियर करे, सीनियर करे, सभी को ऐसा दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि हमको ना किसी का, अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो हमको बुरा नहीं करना। ये दिमाग में नीति बना लीजिए, और ये जिस दिन ब्लड में आ गया ना, उस दिन आप देख लेना आपके जीवन का परिवर्तन कैसे शुरू होता। दूसरा, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ये बिल्कुल ना माने, ठीक है ना। ये हम लोगों ने बनाया था और हम लोगों ने उस बेनिफिट के लिए बनाया था, लेकिन अब उसके बिना ही हमारा बेनिफिट है तो क्यों मानना।
उस समय हम इसलिए बनाए थे ताकि हम इज्जत पा सकें, लेकिन अब तो इज्जत आपके पद और आपके नॉलेज से मिल जाएगा। तो फिर ये छुआछूत और इस चीज़ की ढकोसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान वही है जो 9 माह माँ के गर्भ में आप भी रह के आते हो, हम भी रह के आते हैं। सभी इंसान को समान रूप से जीने का हक है और उसे इज्जत पाने का हक है। आप उसे इज्जत दे नहीं सकते हो तो कम से कम उसका अपमान मत करना कभी, ठीक है। और कभी भी किसी को चलते हुए रोड पे किसी तरह का कटु शब्द ना बोले। आपको यकीन होगा, हम जब कभी कभी जा रहे होते हैं क्लास लेने के लिए, जब तो उस समय हम रास्ते में कभी कभी नोटिस करते हैं कि कुछ लड़कियां पे कुछ भद्दे कमेंट कर देता है कुछ लड़का, और उसका नतीजा ये होता है उस लड़का को लगता है कि हम बड़ा 30 मार खान हो गए, बड़ा हम होशियार टाइप का हो गए, हमसे बड़ा सूरवीर कोई नहीं है, उसको ऐसा महसूस होता है। लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ नालायक धरती पर कोई नहीं है जो अपना तो कुछ बोल के चला गया और अपने साथ साथ माँ को भी, अपने बहन को भी, अपने पिताजी को, सबको गाली सुनवाता है। और वो लड़की वहाँ से घर तक जब तक पहुँचती है तब तक उसे इतनी सारी दुआएं देती है, जिस दुआ को सुनने के बाद वो लड़का शायद उसमें हल्का भी इंसानियत होगा तो ज़िंदगी में अपनी वाइफ की तरफ भी नज़र उठा कर ना देखेगा। लेकिन क्या करेंगे, ये समझ की बात है। तो कभी भी सड़क पर चलते हुए ऐसे चीज़ों को अगर आपके साथ भी कोई अगर दोस्त करता है तो उसे आप समझाएं, यार इस तरह का घिनौना और ये जो तुच्छ जो कुत्तापन्नी है इसको बंद कर दो, है ये गलत चीज़ है कि नहीं। सड़क पर चलते हुए वो किसी न किसी की बहन ही है ना। जिस तरह से अगर रोड पे चलते हुए अगर आपकी बहन के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो उस तरह का चीज़ नहीं है। दूसरी बात है, हाँ अच्छा लगना बुरा लगना ये अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई आपको पसंद करा, आपको भी अच्छा लग रहा है तो ठीक है, उस स्थिति में हाँ को, नहीं तो फिर राम सलाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का अपमान करना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारा राइट्स भी नहीं है और ये हमारा अधिकार भी नहीं है। तो ये छोटे छोटे अगर अपने में परिवर्तन करें तो शायद लगता है कि दुआएं काम करेगी हम लोगों के साथ। तो इसीलिए कभी भी किसी का बुरा मत देखिए। अगर वो आपका चाहता भी है तो कोई बात नहीं, आप मत चाहो, एक दिन वो स्वतः उसको एहसास हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा आपको यकीन माने आपको पीछे में बहुत मिस करेगा इस बात को लेकर। तो मेरा ये संदेश है छोटा सा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सुधारना, अपने में फ़ायदा आप ही को मिलेगा। हम तो देखने जाएंगे नहीं, बट कभी मुलाकात होगी तो आप बताना हमें कि हाँ सर इसका बेनिफिट्स हमें होता है। तो चलिए हम लोग 42 नंबर शुरू करें। बीच में थोड़ा सा बातचीत हो जाता है तो हम दोनों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और दोनों के आत्मा से आत्मा का मिलन होगा। तो माँ वैसे हम जानते हैं आप अच्छे परिवार से हैं, सभी आदमी जो टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आप तभी पढ़ रहे हैं जब आप संस्कारिक हैं, नहीं तो आप पढ़ने वाले नहीं होते तो आप तो भाग गए होते, इतना टेस्ट देते ही नहीं। तो ऑब्वियसली आप इतने संस्कारिक है तो माता पिता ने अच्छा परवरिश दिया है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो उस माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम। क्यों? क्योंकि वो सम्मान के पात्र है कि आप जैसे संस्कारिक संतान और आपके जैसे संस्कारिक लड़की को जन्म दिया है। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके लिए ईश्वर से शुभकामना मांगता हूं कि आप सफल हो और माँ बाप का नाम करें। चलिए प्रश्न है 42 नंबर, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है? बिल्कुल, ऑप्शन आपके सामने में है, आप इसे अटेम्प्ट करें और हमें बताएं क्या संतुलित विकास के लिए? बिल्कुल, अगर हम नगरीकरण करेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे की कटाई करेंगे, अगर उद्योग लगाएंगे तो उससे कई सारा पोल्यूशन होगा, तो संतुलित विकास के लिए तो समस्या है ही है। पर्यावरण के लिए भी समस्या है, पारिस्थितिकी के लिए भी समस्या है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के लिए भी समस्या है ये हमारा। ऑल ऑफ दीज, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हरित विकास, जिसको कि ग्रीन डेवलपमेंट कहते हैं, का लेखक है। ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है, ऑप्शन आपके सामने में। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने जो ग्रीन डेवलपमेंट अगर WM एडम्स अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है। हरित विकास का जो जनक है या का लेखक है वो WM एडम्स है, ऑप्शन डी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया ने आरंभ किया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहता है पलाची मारा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। बहुत अच्छा है। तो कहता है पलाची मारा ये जो चर्चा में था ये कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने केरल अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, पलाची मारा ये केरल में स्थित है। कहता है ग्रीन वॉश इंगित करता है
ये जो है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश जो है ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ हुई। ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने उत्तर प्रदेश मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने 5 जून अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही है। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबस्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? बहुत अच्छा है। तो लेकिन आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये 2009 में जो करंट अफेयर्स चर्चा रहा, ये तो जनरली 10 तक पूछ सकता था, 2011 तक पूछा जा सकता था। अब ये डाटा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बट क्या है ना कि ये डाटा लेने का मकसद है कि आप करंट अफेयर्स पर, मुद्दा पर ध्यान दें। इस तरह से संबंधित कोई मतदान वगैरह सब पर आ जाए ग्लोबल पर, तो उस बात को आप पढ़ें, उस बात पर आप ध्यान दें कि ऐसा चीज़ पूछ सकता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये नंबर आप अपने में इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन अगर आपके मन में आता होगा कि सर इसका उत्तर क्या होता, यह विभिन्न देशों में पर्यावरण रूप में धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। ऑप्शन बी हो जाता। लास्ट प्रश्न है हमारे इस टेस्ट का। पारिस्थितिकी निम्न के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है इसमें से किसके बीच का अध्ययन है? आपको पता है जीव और वातावरण, अर्थात पेड़ पौधे के बीच जब जीव का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। ऑप्शन ए। यहाँ पर टेस्ट हम लोग का पहला कंप्लीट होता है। अगला टेस्ट दूसरा में हम लोग फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। इससे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।